कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो किया जा रहा है, एक तरफ से उत्पीड़न की राजनीति और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाता है। आज जो मैं विषय उठा रहा हूं वो हफ्ता वसूली का प्रतीक है। ये ब्लैकमेल की राजनीति है और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की संस्थाएं का दुरुपयोग हुआ है। कल पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसके बारे में हमने जानकारी दी और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यही संस्थाएं हमारी निजी कंपनियों के खिलाफ किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है ताकि उनसे चंदा लिया जाए, हफ्ता वसूली की जाए। आज सुबह हमारे महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल जी ने वित्त मंत्री को एक खत भी लिखा है। ये रहे खत, इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। 3 पेज का खत है, इसमें सारे डिटेल हैं और ये जानकारी कई डिजिटल न्यूज़ साइट में भी प्रकाशित हुए हैं और ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के वेबसाइट से ही प्राप्त हुए हैं। ये कॉपी, इन खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। आज सुबह ही हमने, हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को खत लिखा है इसके बारे में और मोटे तौर से ये बात ये है कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया। और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है और हम समझते हैं, ये मानना है, बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखिए, ये शब्द मत कहिए कि आई एम एलिजिंग। मैंने एलिज को नहीं किया है, मैंने आरोप नहीं लगाया। ये सब जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये वेबसाइट पर है, ये पार्टी द्वारा जानकारी दी गई है, ये कंपनियों का नाम है किनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, वो भी पब्लिक में है। वो तो, ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो वास्तविकता है वो हम देश के सामने रख रहे हैं कि 30 कंपनियां हैं, इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच हो रही है और इन्हीं 30 कंपनियों ने पिछले 4 वित्तीय सालों में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया है। उस पर सवाल है, तो ये आरोप नहीं है, ये सवाल है। We have raised 3 questions of the finance minister. One, you put a white paper on the economy. Are you prepared, if you think you're claiming that you are transparent in party funding, will you come up with a white paper on party finances? Number 1. Number 2, the second question that we have asked is that if you have nothing to hide, then will you rebut point by point
all the information that has come out on the 30 companies and their links with the BJP over the last 4 years, whether they are being investigated, which is a fact, whether they have funded the BJP, which is also a fact. If it's not a fact, you rebut it. That's the second question. And the third question we are asking, if you have nothing to hide, will you agree to a Supreme Court monitored investigation into the misuse of the ED, CBI, and income tax? Let me make it absolutely clear. When the law is broken, if there is evidence to show that the law is broken, please investigate. But if you use investigation as a means of blackmail to force the companies, these companies, 30 companies that are being investigated, they have contributed 335 crores to the BJP, which is a documented fact. Will you return this 335 crores till those 30 companies' innocence or guilt is established? While the investigation is going on, you have collected 335 crores. What does it mean? That means you're using investigation as a tool of blackmail. ये हफ्ता वसूली है और कुछ नहीं है. ये ईमानदारी की जांच नहीं है. It is a, no, we all know that the ED, the CBI and the income tax dances to the tune of the Prime Minister. पिछले 5-6 सालों में जो कानून के संशोधन लाए गए हैं, इनकम टैक्स के कानून में जो संशोधन किया गया है, PMLA कानून में जो संशोधन किया गया है, वो अफसरों को भयंकर अधिकार देता है. इस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो मनी बिल के द्वारा ये संशोधन लाए थे. और मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है और मेरा एक केस वहां पेंडिंग है. सारे के सारे संशोधन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संशोधन, इनकम टैक्स एक्ट के संशोधन, सारे के सारे संशोधन मनी बिल के द्वारा लाए गए हैं ताकि राज्यसभा में उसका कोई चर्चा ना हो और उस पर कोई बहस ना हो. तो ये जो अधिकार दिए गए हैं, भयंकर अधिकार दिए गए हैं अफसरों के हाथ में, भयंकर अधिकार दिए गए हैं. इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये सारे संशोधनों का इसकी समीक्षा हम करेंगे और जो अधिकारी हैं उनको जो हक दिया गया है उसकी हम जरूर दोबारा उस पर हम विचार करेंगे. 30 कंपनी आप बात कर रहे हैं, क्या आप लोग उनके टच में हैं? नहीं, मैं उनके टच में नहीं हूं. ये 30 कंपनियां की लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप वेबसाइट पर जाइए. जिस डिजिटल वेबसाइट को बड़े धैर्य शैली से वो मेन स्ट्रीम मीडिया के नहीं थे, पर उन्होंने इन 30 कंपनियों को नाम भी दिए हैं. मेरे पास है वो नाम और ये 30 कंपनियों के खिलाफ जांच हो रही है. और इस 30 कंपनियों के नाम बीजेपी ने जो कागजात दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि कहां कहां से हमें चंदा मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं, और कहीं से जो चंदा आता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. तो ये सब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से ही हासिल की गई जानकारी है. हम कंपनियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है. मैं आपको बता दूं कि इन 30 कंपनियों में से सिर्फ 3 या 4 कंपनियां हैं जो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे. ज्यादातर इन 30 कंपनियों में से 23 कंपनियां हैं. 30 में से 23 कंपनियां हैं जिन्होंने 2018 के पहले बीजेपी को कुछ चंदा नहीं दिया था. मैं आपको और जानकारी दूंगा. ये 23 कंपनियां जो हैं 2018 के पहले बीजेपी के साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं था, पर 2018 के बाद इन 23 कंपनियों ने करीब 188 करोड़ रुपया 188 करोड़ रुपया चंदा दिया है इन 23 कंपनियों ने, जो 2018 तक कोई नाता नहीं था. जांच शुरू हुई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े गए और 188 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला. यह हफ्ता वसूल है.
हाँ जी, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट। जिन पर आरोप आप लगा रहे हैं उनसे आप सवाल पूछ रहे हैं अपने मन से, वो तो ठीक है, लेकिन आप उन्हीं से जांच की मांग भी कर रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर कांग्रेस सीवीसी या लोकपाल या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि जो बहुत सारे दरवाजे हम खटखटाएंगे, इसको यहां तक नहीं है। पहला कदम हमने लिया है, पहला कदम हमने वित्त मंत्री को अवगत कराया है, क्योंकि वित्त मंत्री को पूरी जानकारी नहीं हो सकता है, वो नहीं जानती होंगी। तो वित्त मंत्री को आज सुबह खत गया है, तो अभी और भी दरवाजे खटखटाएंगे, इसको हम यहां नहीं छोड़ेंगे। हमारे खिलाफ खातेबंदी की जो कार्रवाई की जा रही है वो अलग है, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली सरकार है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली सरकार है, और उसी सरकार का असली चेहरा हफ्ता वसूली है। तो जहां कहीं हमें जाना है, लोकपाल, सीवीसी, हम जरूर जाएंगे, ईडी को भी हम खत लिखेंगे, पर पहला कदम हमने वित्त मंत्री को लिखा है। सर, आप कह रहे हैं इंडिया सरकार आएगी तो आप इन कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके पहले चुनाव में जाने से पहले लग रहा था इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी पर उतर गई, ममता साथ नहीं आ रही थी, एनसी अलग हो रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी के आने के बाद बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी से भी बात हो रही है, एनसी से बात हो रही है। क्या इंडिया गठबंधन वापस पटरी? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पिछले 40 दिन से कह रहा हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, खास तौर से पश्चिम बंगाल में 6 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम मैं कहता रहा, पर मुझे पता नहीं कि आप सुनते हैं रहे कि नहीं, पर मैं जरूर कहता रहा कि ममता बनर्जी के साथ बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ अभी 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत चल रही है, अंतिम रूप अभी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है, बातचीत चल रहा है। किससे? सभी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ तो अंतिम रूप दे दिया गया है। पर अभी सवाल जो उठ रहे हैं खास तौर से पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में उठ रहे हैं। मैं कह सकता हूं आपको औपचारिक तौर से कि इन दोनों राज्यों में हमारे बातचीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जारी है। मैं उनकी भावनाओं पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोदी से आदिवासी और दलित का मसला उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस पे हमला किया कि नहीं, आप ये हफ्ता वसूली के बारे में मुझे पूछेगा प्लीज, थोड़ा प्रधानमंत्री की रणनीति मत अपनाइए, डाइवर्ट मत कीजिए। हफ्ता वसूली का विषय है, मैं आपका सवाल जवाब दूंगा, पर जो विषय जो है उस पर आप रहिए। मैंने पहले भी कहा, हमारे राजनीति में 2 दिन बड़े लंबे समय होता है। We can't see a third seat. Who is saying? The Trinamool Congress. Trinamool Congress has said many things. Trinamool Congress has also said we are committed to the India Gadbandhan. The leader, the supreme leader of the Trinamool Congress has said that she is committed to defeating the BJP, that she wants the India Gadbandhan to be strengthened. In politics, people say many things depending on circumstances. They are reacting to certain situations. अभी देखिए अमरोहा में क्या होगा। कल अमरोहा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं 10 बजे, तो पहला संकेत आपको अमरोहा में मिलेगा। आप देखेंगे अमरोहा में पहला संकेत मिलेगा। यही सवाल आप पूछ रहे हैं ना यार, उन्हीं का सवाल है। तो हफ्ता वसूली के बारे में पूछो यार, हफ्ता वसूली के बारे में, हफ्ता वसूली के बारे में।
हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली पर आइए, हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली, हाँ, गुड मैन। यस, investigations are on. The worst thing in, don't you, in India, process is punishment. In Indian system, process is punishment. सिर पर ये लटका के रहो, तभी तो आप पटरी पर आओगे। आपको छूट दिया जाएगा तो आप भूल जाओगे। जब तक ये तलवार है, ईडी का तलवार, सीबीआई का तलवार, इनकम टैक्स का तलवार आपके सिर पर है, आप पटरी पर रहोगे, चंदा देते रहोगे, जांच बंद हो जाएगी, आप चंदा भी भूल जाओगे, बीजेपी को भी भूल जाओगे। समझ गए रणनीति की क्या है? रणनीति ये है, ये तलवार लटका के रहो बस, तब देते रहोगे आप, हफ्ता वसूली होते रहेगी। 2018-19 और 2022-23 के बीच में, इन 4 सालों के बीच में ये जानकारी है, जो जानकारी दी गई है, जो प्रकाशित भी हुआ है, 235 करोड़ का 30 कंपनियों का 2018-19 और 2022-23 के बीच में, 4 सालों के बीच में। नहीं नहीं, मैं आप स्पष्ट कह दूं, 30 कंपनियों के संपर्क में हम नहीं हैं। इन 30 कंपनियों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं इन 30 में से 8 या 9 मालिकों को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उनकी जन्मपत्री में भी जानता हूं, तो पर हमारी इन कंपनियों से लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है हफ्ता वसूली सरकार से। ये चंदा वसूली जो हुई है, आप एक तरफ कह रहे हैं हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, और उसके साथ साथ आप ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इन कंपनियों से, उसके खिलाफ हम हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एक कंपनी को फायदा और सारे बाकी कंपनियों को पीड़ा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी है। हाँ जी, 335 बोल रहे हैं, 235 करोड़। अरे यार, फिर से मैं बताऊं, 30 कंपनियां हैं। कल मैं, एक मिनट सुन ना, मैं चौथी बार 5वीं बार दोहरा रहा हूं, 30 कंपनियां हैं, 335 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ है 2018-19 और 2022-23 के बीच में। इन 30 कंपनियों में से 23 कंपनियां ऐसी हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी को चंदा नहीं दी थी, पर 2018 के बाद इन 23 कंपनियों ने 188 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में जमा किया है। In the light of the Supreme Court's unconstitutional electoral bonds, the numbers will now be, you'll have to do No, sorry. It is not Supreme Court's unconstitutional. It is Supreme Court's decision to declare electoral bonds as unconstitutional. So slight correction. In that context, now the government has to declare through the ECI, through SBI, the details. On the 13th of March, that will come. With KYC and data analysis, we'll be able to speak. Do you want the commission of inquiry into the entire, because even you have been getting money from various political parties. See, there are two issues here. There is an electoral bonds issue and there is this issue which has nothing to do with electoral bonds. हफ्ता वसूली और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का कोई नाता नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रल बॉन्ड है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका 100% हम चाहते हैं वो लागू हो और सभी पार्टियों पर लागू हो, हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। पर ये जो नई जानकारी आई है कि आप एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भी दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि आपको चंदा मिले, उसके खिलाफ भी जांच होना जरूरी है। ये दो अलग बातें हैं। और हम जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है
उसका पालन होना चाहिए। जो जानकारी उन्होंने कही है प्रकाशित होना चाहिए। हमें कोई छुपाने की, हमारी नीयत साफ है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर एसबीआई को कहा गया है कि आप बताओ, जानकारी दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड किसके नाम पर है, हम नहीं कहेंगे ये नहीं हो, क्योंकि पहले दिन से हमारा ये मानना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। और ये लीगल, जैसा कि मनमोहन सिंह जी नोटबंदी के बारे में कहा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी कहा जा सकता है ये ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर है।